आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात उन तमाम 5 रियासतों की जहां वोटिंग हो रही है और इन 5 में एक, जैसा मैंने पहले भी बताया, पुडुचेरी जो मरकज की ज़ेर इंतज़ाम रियासत है। तो 5 रियासतों में, जिनमें पुडुचेरी भी शामिल है, इंतखाबात, और इनमें सबसे अहम बात यह है कि इनमें, अब आप जिस तरह से इसको देख लें कि ये किस्मत की बात है वहाँ के लोगों के लिए या जो भी हो, कि 5 रियासतों में सबसे जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटों वाली रियासत है वो है तमिलनाडु, जहाँ 234 सीटें हैं। तो तमिलनाडु में, केरल में 140 सीट वाली केरल, और पुडुचेरी जहां पे 30 सीटें हैं महज। इन तीनों रियासतों में, पुडुचेरी मरकज की ज़ेर इंतज़ाम रियासत है, इन तीनों रियासतों में आज के आज ही वोटिंग का अमल मुकम्मल, यानी पहला भी आज और आखिरी भी मरहला आज। असम में पहला मरहला, दूसरा मरहला और आज तीसरा और आखिरी मरहला। लेकिन बंगाल में यह कैफियत नहीं है। बंगाल की सूरत अलग है। बंगाल के लोगों को अभी और काफी दिनों तक, यानी 5 मरहले अभी और झेलना बाकी है। इन 5 मरहलों तक, यानी कि पूरा का पूरा अप्रैल का महीना जो है वो उन्हें वहां पर अभी इंतखाबी माहौल में जीना होगा। इन पूरे लंबे अरसे तक ज़ाब्ते अखलाक का निफाज रहेगा, यानी कोई भी ऐसा सरकारी ऐलान, सरकारी काम, उस पर रुकावट रहेगी। सवाल आज इसी पर है खबर खास में कि क्या ये मरहलावार इंतखाबी सियासत है। तो जैसा आपने पहले आपको बताया, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि वोटिंग का अमल जारी है। शुरुआत करते हैं जो हिंदुस्तान के नक्शे पर सबसे ऊपर जो रियासत है इन 5 में से, वो है असम। असम में आज वोटिंग का अमल जारी है। असम में आज तीसरा और आखिरी मरहला है। इससे पहले वहां पहले मरहले में 47 सीटों के लिए वोटिंग हुई। दूसरे मरहले में जो मिडिल असम का इलाका था उसमें 39 सीटों पर वोटिंग हुई और आज जो है आखिरी मरहला है। इस तरह से वहां पर असम में ये चुनाव की जो कहानी वो ईवीएम में कैद हो चुकी होगी और 2 मई को नतीजे आएंगे। ये जाहिर हो जाएगा कि किसे कितनी सीटें मिली हैं। क्या असम में इक़्तिदार की तब्दीली होगी या असम में जो इक़्तिदार में पहले से वहां बीजेपी और इलाकाई पार्टियां थी वही रहेंगी। तो आज वोटिंग का मरहला जारी है असम के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए भी। आज वोटिंग का मरहला जारी है मगरबी बंगाल के तीसरे मरहले के लिए भी। मगरबी बंगाल के तीसरे मरहले में कुल 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इन 31 सीटों के साथ बंगाल में पहले मरहले में 30 सीटों पर वोटिंग हुई थी, दूसरे मरहले में 30 सीटों पर वोटिंग हुई थी और तीसरे मरहले में 31 सीट। इसका मतलब यह है कि 91 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हो चुकी होगी। लेकिन अभी भी यह कहा जा सकता है कि 294 सीटों पर वोटिंग होनी है और अभी सिर्फ 94 भी मुकम्मल नहीं हो रहे हैं। तो बंगाल में अभी 5 और मरहले का इंतखाब बाकी है और जैसे जैसे मरहला अभी और करीब आता जा रहा है, 1 के बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, जो सियासी जंग है, यानी चुनाव किसी भी तरह से जो जीत लेने की जो कोशिश है, उसमें कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जहां पर सीधे तौर पर अब हम कह लें कि रास्त या बराह रास्त अब ऐसी बातों का जिक्र हो रहा है कि कौन किस कम्युनिटी का है, कौन किस मजहब से जुड़ा है। माने कि सीधे तौर पर इसमें यह समझा जा रहा है कि क्या ये इंतखाबात की कैंपेनिंग है, क्या ये इंतखाबात जो हैं वो काम के बुनियाद पर, तरक्की की बुनियाद पर और जो मकामी मसाइल हैं उनके बुनियाद पर, या तरक्की जो काम हुए उनके बुनियाद पर, या फिर ये कि लोगों की पहचान बताकर और पहचान के साथ लोगों को गोलबंद करके हिंदू या मुसलमान या बंगाली या बिहारी या बाहरी या अंदरूनी या मकामी, इस तरह की जो नैरेटिव चल रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है कि ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। भले ये तमाम हमारे लीडर जमहूरियत 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 कहते कहते थकते ना हो, लेकिन उनकी जो बातें होती हैं और उनका जो इक़दाम होता है चुनाव को किसी भी सूरत जीत लेने का, उससे ऐसा लगता है कि बात कुछ और है लेकिन जो अमल है वो कुछ और है। बहरहाल, तो मगरबी बंगाल में आज तीसरे और मरहले का इंतखाब हो रहा है। इसके बाद 5 और मरहले बाकी रह जाएंगे, जबकि तमिलनाडु में भी 234 सीटें हैं, कम सीटें नहीं हैं, 234 सीटें हैं और तमाम 234 सीटों पर आज पहले और आखिरी मरहले का इंतखाब मुकम्मल, यानी एक ही फेज में। केरल में 140 सीटें हैं, वहां भी आज एक मरहले में वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी और
वोटिंग हो रही है और जो पुडुचेरी है वो तो खैर 30 सीटें वहां पर है। तो अब सवाल इस बात को लेकर है जो अब अपने मेहमानों से पूछेंगे कि क्या ये मरहला वार इंतखाब और इतने ज्यादा मरहले में करना ये चुनाव की शफाफियत के लिए जरूरी है, या फिर इसमें छिपी कोई सियासत है जो जाहिर भी होती है कभी कभी जाहिर नहीं भी होती। और सबसे अहम बात यह है कि जब इतने अरसे तक यानी एक रियासत का इंतखाब एक एक महीना या उससे ज्यादा चलेगा, तो ऐसे में जो तरक्याती काम है उस पर जो असर पड़ता है, क्योंकि ज़ाब्ता अखलाक जो उसका निफाज हुआ रहता है, तो बहुत सारे तरक्याती काम, सरकारी काम रुक जाते हैं। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए खालिद अबादुल्ला हैं, टीएमसी के तर्जुमान, और ब्रिजेश राय हैं, तर्जुमान बीजेपी, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, तर्जुमान कांग्रेस, और जे सागर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, ये हमारे साथ बंगाल से जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। सागर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर के, आज बंगाल में तीसरे मरहले की वोटिंग है, यानी आज की वोटिंग मिलाकर भी देखा जाए तो अभी 1/3 भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है वोटिंग। तो आज की वोटिंग किस तरह की है और क्या मतलब लोग जो है उतने ही जोशो वलवले के साथ इसमें शामिल होते रहेंगे, हो रहे हैं, जैसा कि पहले दौर के पहले जो वहां पर जोश और लोगों में एक उमंग देखा जा रहा था? बिल्कुल 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 उसी तरह का ही जोश है और उसी तरह का उमंग है जैसे आपने कहा हो। ये तीसरा मरहला जो पूरा संपन्न बस कुछ ही क्षण में जो है खत्म हुआ होगा शायद अब। और जो आंकड़े जो हैं जो हमारे सामने आ रही है, जोश और खरोश में कहीं भी कोई भी कमी नहीं आई। और जो इंतखाब जो चल रही है इसमें और एक महीना ये जो चलेगा, इसको लेकर जो लोगों में जज्बा है या जो लोगों में जो जुनून है, उसमें कहीं कोई भी कमी नहीं है। लेकिन ये जैसा कि आपने शुरुआती दौर पे आपने कहा कि एक महीना वाकई एक लंबा समय होता है, लंबा सफर होता है, और लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर एक चर्चा जरूर है। लेकिन चूंकि बंगाल की राजनीति, बंगाल की सियासत एक अलग ही मायने रखती है और इस बार तो और भी ज्यादा मायने रखती है, इसलिए लोगों में जोश और खरोश की कमी अभी तक नहीं है। और लोग जो है आज भी अच्छी खासी फीसदी की वोटिंग पड़ी है। 4 बजे तक जो आंकड़े मेरे पास थे, कम से कम 70% परसेंटेज वोटर्स हुए थे। अभी कुछ देर में जो है फाइनल आंकड़े जो है हमारे सामने होंगे। जी, तो सागर साहब कह रहे हैं कि जोश और वलवले में कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। मैं इनसे और दूसरे मरहले पर भी सवाल करूंगा, लेकिन पहले रुख करते हैं। हमारे साथ तर्जुमान है ब्रिजेश राय बीजेपी के। ब्रिजेश, एक सवाल अहम यहाँ पर यह है कि कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि ये बड़ा बोझिल सा हो जाएगा? एक आम लोगों के ज़बान में जो जहन में बात आती है कि तमिलनाडु में 234 सीटें और तमाम की तमाम 234 सीटों पर आज इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा और लोग जो है अब इंतजार करेंगे बड़ी बेसब्री के साथ। लेकिन बंगाल के लोगों को अभी बहुत इंतजार करना है वोट डालने के लिए ही। 8 मरहलों में इंतखाब। देखिए आजम साहब, जो चुनाव का कार्य है वो भारत का चुनाव आयोग करता है और इसकी पूरी संरचना चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था के अनुसार करता है। कहां पर सेंसिटिव है, कहां पर कितनी फोर्स लगाने की जरूरत है और कितने चरण में कराना चाहिए, ये सारी व्यवस्था चुनाव आयोग की है। मुझे लगता है कि हमको चुनाव आयोग की व्यवस्था पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। नहीं, टिप्पणी या सवाल करने की बात नहीं है, उस पर सवाल तो, उस पर बात तो की जा सकती है। चुनाव आयोग जो कदम उठाता है उस पर बात तो की जा सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। आपके पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर एक अपनी राय दी है कि इतने मरहले में जो वोटिंग हो रही है बंगाल में, इसका क्या सियासी फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि भाई मौसम ठंड का है, तो आप ये कहेंगे ना कि हाँ मुझे ठंड लग रही है या नहीं, मुझे तो गर्मी लग रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि 8 फेजेज में अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो आप पार्टी के तौर पर, पार्टी तर्जुमान के तौर पर क्या राय है आपकी इस पर? मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र में और इस संवैधानिक व्यवस्था में जो भी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया चुनाव कराने के लिए व्यवस्था की है, भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करेगी। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका इस्तकबाल है।
3 फेजेस बंगाल में लगभग पूरे हो गए और इसमें अभी बड़े चेहरे आपकी पार्टी के नहीं आ पाए हैं, शायद वो केरल में या असम में ज़्यादा वो कैंपेन करते रह गए। लेकिन एक बहुत इस पर कमेंट ये आया है कि अच्छा खासा मौका मिल गया आपकी पार्टी के बड़े लीडर को कि वो जिस केमिस्ट्री के साथ केरल में थे और वो केमिस्ट्री बंगाल में थोड़ी अलग है, तो उन्हें केरल को निपटाने के बाद बंगाल आने का मौका मिल जाएगा। 5 फेज के इलेक्शन भी बचे हुए हैं। आजम साहब, ठीक है कि बाकी राज्यों में हमारे लीडर्स व्यस्त रहे हैं और चूंकि 800 लगभग 825 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव था, उसमें से 3 फेजेज में जो असम का चुनाव खत्म हुआ और 3 फेज आज यहाँ का भी हुआ है। अभी 5 फेज बचा है, तो निश्चित तौर पे बंगाल में हमको भी आने का मौका मिलेगा, हमारे लीडर्स भी आएंगे। लेकिन बड़ा वाजिब आज आपने एक डिबेट छेड़ा है, ये बड़ा अपने आप में प्रश्न है और ये सोचनीय भी है कि क्या ये एक महीने तक एक राज्य के चुनाव की परिस्थितियां होंगी। यदि ऐसा है तो फिर देश का क्या होगा। इसका मतलब चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इस पर पुनः विचार, ठीक है ये तो चुनाव हो गए लेकिन आगे रखना चाहिए। दूसरी बात, बाकी राज्यों का यदि चुनाव हो चुका है तो उन वोटरों की क्या गलती है कि उसके वोट माने उसके दिए हुए मतदान को आप 1 महीने तक होल्ड करके रखें और उसका रिजल्ट आप 1 महीना बाद इसलिए दें क्योंकि इसी बीच में एक चुनाव आपने साथ में इतने लंबे प्रोसेस में कर दिया। तमिलनाडु, केरल या पौंडीचेरी के जो मतदाता होंगे वो तो निश्चित तौर पे आज वोटिंग किया है तो चाहते थे कि 2 दिन 1 दिन के बाद उनका रिजल्ट मिल जाए उन्हें कि उन्होंने क्या किया। लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी है और इतनी लंबी लगी है, ये चुनाव आयोग को जरूर विचार करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, एक नैरेटिव पूरे टीवी डिबेट में आप देख रहे होंगे, आज सुबह से मैं भी कई चैनलों पर था, मॉर्निंग 9 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक एक ही डिबेट चलती है पूरे देश में, बंगाल 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 बंगाल, टीएमसी वर्सेस भाजपा, टीएमसी वर्सेस भाजपा, हिंदू मुस्लिम, हिंसा 2 उसने मारे 4 उसने मारे। यही पूरी डिबेट और पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट करने का प्रयास है, जबकि तमिलनाडु इतना बड़ा पॉलिटिकली भी एक्टिव राज्य रहा है, उसके अपने मैसेज है पूरे दक्षिण भारत में। केरला हाईली लिटरेट स्टेट है, उसके अपने मायने हैं। असम उत्तर पूर्व का एक तरह से द्वार कहा जाता है और वहां के भी चुनाव के मायने हैं। लेकिन आप देखेंगे टोटल डिबेट में सिर्फ बंगाल डिबेट क्यों डोमिनेट किया। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि साउथ को वो रिप्रेजेंटेशन या वो ड्यू टाइम कवरेज नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए? हाँ, एकदम सच है। और इसमें भी मैं मानता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है, या मैं कहूंगा ये साजिश है। और मीडिया पर भी मैं इसके लिए प्रश्न करूंगा कि मीडिया को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। क्या बंगाल के अलावा देश में कहीं चुनाव नहीं हो रहा है? 5 राज्यों में चुनाव, 825 सीट में 294, 300 से भी कम सीट पर तो आप रोज सुबह से शाम तक, आपका मतलब मीडिया वाले डिबेट करते हैं और इस पर कोई प्रश्न नहीं कि बाकी राज्यों की क्या हालात है, वहां का डेवलपमेंट का क्या इशू है। चलिए इस पर थोड़ा सा एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं ब्रिजेश राय जी से। ब्रिजेश राय जी, क्या ये एक मैसेज चला जाता है, मैं इसके लिए किसी संस्था, किसी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई पार्टी हो, लेकिन उस पर मैं नहीं आ रहा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 234 सीटों पर एक दिन में चुनाव खत्म, 294 सीटों पर 8 मरहले में इलेक्शन होंगे, क्या ये कोई इम्बैलेंस का पैगाम या मैसेज नहीं जा रहा है कि हम किसे ड्यू एडवांटेज दे रहे हैं? क्या हम साउथ को हम डिस्कोर्स में कम रखना चाहते हैं? क्या सरकारी घोषणाओं में, सरकारी चर्चा में साउथ का मकाम कम है? बहुत स्पष्टता से एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जो बंगाल की परिस्थितियां बनी थी, मुझे ऐसा लगता है बंगाल में चुनाव से पहले जिस प्रकार से हिंसक घटनाएं हो रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उन हिंसक घटनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए। ये लोकतंत्र है। चुनाव की निष्पक्षता का जो भी आधार हो, उसके चुनाव निष्पक्षता से कराने के लिए जो भी अपने को व्यवस्था चुनाव आयोग को करनी होगी, उन्होंने किया होगा। देखिए, डिबेट का पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि किसी एक राज्य में तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि सुरक्षा बलों की कमी है, पुलिस फोर्सेस की कमी है, या जितने तरह के अलग अलग स्टेट पुलिस या दूसरे स्टेट्स की पुलिस, क्या उनकी कमी हमारे पास है? क्या हम ये संदेश देना चाह रहे हैं? तो जो भी चुनाव आयोग को जो भी व्यवस्था चाहिए थी वो सरकार ने किया है। चुनाव आयोग ने जितने अर्धसैनिक बल मांगे उनको दिए,
जब पूरे जो भी देश व्यवस्था में की है, एक बार चुनाव हो सकता है लोकसभा का, तो देखिए, फिर आप एक वहाँ की स्टेट में राजनीतिक 1 महीने से परिस्थितियां ज्यादा देखिए दिनों ना। तक। आजम साहब, वहां की राजनीतिक परिस्थिति देखिए ना, चुनाव से पहले वहां कितनी हिंसा हुई है। तो सवाल तो एक वही है ना मुख्यमंत्री और सागर साहब, मैं आपके मुख्यमंत्री पास आ रहा हूं हिंसा और बल्कि आप थोड़ा सा रुक जाएं। खालिद इबादुल्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खालिद इबादुल्ला ये साहब, बात क्या नहीं है। ये एक पैगाम जा रहा है कि देश में सुरक्षा बलों की, सिक्योरिटी दस्तों की कमी है, कि बंगाल में एक रियासत में साफ शफाफ इलेक्शन कराने के लिए हमें 8 फेजेस में जाना पड़ा? कितना अच्छा होता आज जैसे तमिलनाडु के लोग खुश हो जाएंगे, भाई इलेक्शन का काम पूरा हो गया, अब जो है हम आजाद हैं इस मामले से। अब केरल के लोग खुश हैं, 140 सीट के साथ पर एक झटके में इलेक्शन हो गया। तमिलनाडु में 234 सीटों पर एक दिन में इलेक्शन कंप्लीट हो गया। बंगाल के लोगों के साथ ऐसा क्यों है? खालिद इबादुल्ला। बात बंगाल की नहीं है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक थी। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग पर्व हम लोग मानते हैं और इस लोकतंत्र का पर्व को मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अगर बदल कर नाम दे दिया जाए, अमित शाह और मोदी पंत्र हो गया। और ये ऐसा लगता है कि अब ये लोग सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन, आरबीआई सारे लोग को अपने सारे चीजों को अपने हाथों में लेकर जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं पूरे देश में, मैं समझता हूं लोकतंत्र का जो पिलर है वो अब हिल गया है। अब लगता है कि भारत के जनता को सर उठा के जीने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन का तरीका, इलेक्शन का सिस्टम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक मित्र कह रहे थे, कांग्रेस के थे, वो कह रहे थे कि 1 महीना तक इलेक्शन हो रहा। नहीं भाई, ये सोचना होगा कि 1 महीना नहीं, 1 महीना से भी ज्यादा का वक्त समय लेकर ये लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाए हैं। 2 महीने से भी ज्यादा साथ ये शुरू हो जाता है। जी, आज हम लोग कुछ काम को, उन्नति को, तरक्की, आप सारी चीजों को रुक गया। ये अगर इस तरह से किया जाएगा, मैं समझता हूं कि पूरी देश में ये बहुत गलत मैसेज जा रही है। और खास तौर से ये कह रहे हैं कि बंगाल में ये लोग का इस तरह से नजर आ गया है, बंगाल में इस तरह से ये लोग नजर डाल चुके हैं कि उसके लिए चाहे जितनी भी जाने जाएं, ये लोग करने के लिए तैयार है। ये जान लेना जानते हैं, इनको जान का कोई परवाह नहीं। ये लोग तो देखिए दंगा फसाद करके ये राजनीति में आया 1984 से आज 41 साल इनका दौर, जो इनका पार्टी बनी है, उनका आज से 41 साल के अंदर में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करके ही आज भारत सरकार में बैठे हुए। मैं समझता हूं कि झूठ बोलना, फरेब करना, जितने भी सीबीआई, विजय शाह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आरबीआई, अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके ये लोग हर बार को इस्तेमाल करके। खालिद साहब थोड़ा रिएक्शन लेते हैं। जी ब्रजेश जी बोलिए। बहुत सतर्क है जनता, बहुत सतर्क है जनता। जी बोलिए ब्रजेश जी। और बंगाल में आप इनका एक बार ऑडियो करवाइए ना, बीच में इतना डिबेट करने से किसी की आवाज क्लियर नहीं होगी। बंगाल की संस्कृति और बंगाल के लोग ऐसे हैं कि हर वो समुदाय से आपस में मिलकर रहना की बिल्कुल। खालिद साहब आप अपनी बात, और अभी आपको और मौका मिलेगा, थोड़ा एक रिएक्शन लेते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाषा में देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ समुदायों को भाग कर। बिल्कुल, मैं खालिद साहब प्लीज, खालिद इबादुल्ला छोटा रिएक्शन लेता हूं एक ब्रजेश राय का। जी ब्रजेश जी बोलिए। सोच है आजम साहब, ब्रजेश जी आप बोलिए। देखिए 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, जी हाँ जी, 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो 45% वोट टीएमसी को मिला, जिसमें उनको 211 सीटें लगभग मिली। बीजेपी का सिर्फ वोट प्रतिशत 10% था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बंगाल की जनता ने भरोसा किया। 2019 में टीएमसी को 43% वोट मिला और सिर्फ लोकसभा में 22 सीटें मिली, और भाजपा को 41% वोट मिला और 18 सीटें भाजपा को मिली। देखिए बंगाल के चुनाव में लोग जमकर वोटिंग कर रहे हैं। सोनार बांग्ला के संकल्प और मोदी के नेतृत्व में जनता का भरोसा है। सुन लीजिए आजम भाई, ममता बनर्जी हार से बौखला चुकी है। सुन लीजिए, अब क्या अपील करती है कि मेरे मुस्लिम भाइयों एकजुट हो जाओ। अरे मुस्लिम भाई इनकी जागीर नहीं है, मुस्लिम भाई इनकी जागीर नहीं है। यदि मुस्लिम भाई, ठीक है, मैं आपने जो बात कहना थी कह लिया। मैं जरा जे सागर साहब पास जाना चाहता हूं। सागर साहब, ये नैरेटिव देखिए घुमा फिरा के कैसे बहुत ही मतलब फाइन ट्यूनिंग के साथ वो वहां पर पहुंचाने की कोशिश होती है कि जहां तक जाना है, जहां से सियासी फायदा हासिल हो सकता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बंगाल में ऐसा क्या रखा है कि 8 मरहले में इलेक्शन, क्या
क्या इलेक्शन कमीशन के इस इकदाम से एक मैसेज ये जाता है कि वो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव है, वहां बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है और शायद डिप्लॉयमेंट के लिए इतने हमारे पास फोर्सेस नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात, मेरे बीजेपी के साथी ने जो कहा, इशारा कहीं ना कहीं उसी तरफ ही था। अगर आप गौर से देखें तो 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें जो परसेंटेज थी वो उसमें डिफरेंस है सिर्फ 2% की, और वहीं पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो है राज छुपा है। इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से या किस सूझबूझ से 8 मरहला किया, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सवाल यहीं पे आता है कि सवाल उठा है, सवाल उठी है, और सिवाय बीजेपी की सभी पार्टियों ने यहां सवाल उठाया कि 8 मरहला में क्यों, 8 फेजेस में क्यों, वो भी 1 महीना। अगर 8 मरहला भी करना है आपको तो 2 दिन 3 दिन करके कर सकते थे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की बात है। आज भी अगर आप मुझे जिन मरहलों पे जहां पे आज चुनाव हुए हैं 618 कंपनियां लगाई गई हैं, तो 618 कंपनियां 3 जिले में लगाई गई हैं, ताकि यहां पे कम से कम 5,500 बूथ को सेंसिटिव बोला गया है। जो बातें मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा तशद्दुद हुई, बहुत ज्यादा हिंसा हुई, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हुई है जिस तरह से दूसरे राज्य में होते हैं उसी तरह से, लेकिन नैरेटिव ऐसा बन गया कि बंगाल में सिवाय मारपीट, सिवाय दंगा फसाद और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो मेन मुद्दा है कि यहाँ पर बीजेपी ने 2019 में अच्छा फायदा कमाया, 18 सीटें मिले उनको, और उनको कहीं ना कहीं जीत की जो है खुशबू नजर आई, और उसी खुशबू का नतीजा। जी, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है जो सागर साहब कहना चाह रहे हैं। खालिद इबादुल्ला कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खालिद, बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के सरकार मिलके जिस तरह से भारत को कमजोर करा है, सेना बल को कमजोर कर दिया। आज अगर 8 चरणों में और 2 महीना तक इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं देश को खतरा हो रहा है, जवानों की कहीं देख रहे हैं आपके नक्सलवाद आगे बढ़ गए। सारे जवानों को अगर बंगाल और आसाम में लाके अपना वोट के लगा दे तो देश की रक्षा कौन करेगा? ये लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, देश की रक्षा करने वाले नहीं है और न देश के बारे में सोचते हैं। इनको यह कहूंगा कि आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, आप चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, छत्तीसगढ़, ये लोग इसी जगह पे जहां पे धार्मिक उस्कनी देके, ये लोग बांग्ला में बोलते हैं उस्कनी, माने भारत उस्कानी करके ये लोग यहाँ पे धर्म को सामने लाके लड़ाई लड़ाते ये करते। देखिएगा इनको जहां पे धर्म की लड़ाई दक्षिण इंडिया में, मैं समझता हूं साउथ इंडिया में आज तक इन्होंने अपना वहां पे पैर इसलिए नहीं जमा पाया क्योंकि वहां पे धर्म की राजनीति नहीं कर पाते। आप गौर कीजिएगा, उनसे पूछिए, क्योंकि उनको वहां पे ठीक है ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपने अपनी बात रखी है। अजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल जो अभी ब्रजेश जी ने जो बात अपनी कही है, जिसकी तरफ जय सागर जी ने इशारा किया कि जो विधानसभा का इलेक्शन था, असेंबली का, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन में वोट परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आया और उस वहां से इनकी जीत की एक उम्मीद बढ़ गई, और इसलिए शायद बीजेपी के लिए यह सुखद रहा कि अगर 8 मरहले में है तो हम पूरी बैटरी ऑफ कैंपेनर्स वहां लगा देंगे। सवाल एक ये भी है कि 8 फेजेस में हो तो हो, इतने गैप के बाद क्यों है? अजय, देखिए ये दो बातें हैं। पहले तो खालिद भाई को चुप कराइए तो नॉन स्टॉप ही शुरू हो जाएंगे। अरे भाई खालिद भाई, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए आप, ये बात ठीक नहीं है। कैसे होगी? आपसे प्रश्न नहीं किया जा रहा है भाई, नॉन स्टॉप आप ही बोलिएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप चैनल पर सबको बुलाया अपनी बात। खालिद भाई, आपकी पार्टी अगर जीत रही है, आपका दावा है, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए जी, प्लीज। क्या बात है? हाँ, नहीं, उन्होंने अरे खालिद जी चुप हो जाइए, कांग्रेस के प्रतिनिधि को भी सुन लीजिए आप। अजय जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं जानता हूं, अच्छे वक्ता हैं आप। बात यह है कि देखिए, चुनाव की जो रणनीति है ठीक है, चुनाव आयोग अपनी रणनीति तय करता है, लेकिन अब जो फेजेज हैं और जिस तरह से ये हुआ है, ये चुनाव के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह अपने आप में खड़ा कर देता है। पूरे देश की भाजपा की नेता और देश की सरकार के एक से मंत्री से संतरी तक यदि बंगाल में है तो ये लोग देश में के बारे में क्या काम कर रहे हैं? जरा पूछिए इनसे, देश में क्या काम हो रहा है जब मंत्री से संतरी तक सुबह से शाम तक 1 महीने सिर्फ चुनाव में व्यस्त होते हैं? इसका मतलब इनके लिए प्रायोरिटी सरकार चलाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना है। पहली बात। दूसरी बात, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए।
और दूसरी बात जो मुख्य बात है जी, आज जिस तरह से बंगाल को इन्होंने रण क्षेत्र जरूर बना दिया, चुनाव के बदले बंगालियों के बारे में जो ये पिक्चर पूरे देश में पेश करना चाहते हैं, हिंसा और नफरत का जो जहर पैदा करके एक नया माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये देश के सौहार्द के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए और सांप्रदायिक शांति के लिए ठीक नहीं है। और एक नैरेटिव है जो बाकी जगह पे ये फैलाना चाहते हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि ये 2 चरण में हो जाता, 3 चरण में हो जाता, और ऐसा नहीं है। देश में न सेना में की मजबूती में कोई कमी है, न चुनाव आयोग में कमी है। कांग्रेस जो लंबे वक्त तक मुल्क पे शासन कांग्रेस से क्या उसका कहना है कि सेना की या सिक्योरिटी एजेंसी की, हमारे पास सिक्योरिटी जवानों की कोई कमी नहीं है। ब्रिजेश राय, 30 सेकेंड्स फॉर योर कमेंट। जवाब देना चाहूंगा। देखिए, कोई भी सरकार में मंत्री जो हो वो पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और उसका चुनाव जो होता है, कहीं किसी भी राज्य का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरह लड़ती है, सरकार अपना सरकार चलती है। देश के लिए अब सुनिए, अजय जी को जवाब देता हूँ। देश में राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के नेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अब उनको देश की जनता ने अपने विश्वास से बाहर निकाल दिया है। राहुल जी से शुरू करते हैं और प्रियंका जी कहने से कौन नेता की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है? आप लोग कभी ममता बनर्जी के बारे में कहते हैं, कभी लालू, कभी राहुल गांधी जी के बारे में कहते हैं, कभी मुलायम सिंह के बारे में कहते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण की लोग राजनीति। चलिए, अब किसकी विश्वसनीयता खत्म हुई है, किसकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है, किस पर अवाम का एतमाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये सब तो अब ईवीएम जब खुलेगा 2 मई को तब पता चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि बंगाल के लोगों को भी इंतजार है, असम के लोगों को भी इंतजार करना होगा 2 मई तक का, और तमिलनाडु में इलेक्शन मुकम्मल हो गया, लेकिन 2 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। सवाल इस बात को लेकर है कि 234 सीटों पर तमिलनाडु में जब एक मरहले में हो सकता है, तो 294 सीटों पर बंगाल में 8 मरहले क्यों? यह सवाल तो अब भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।